एंजाइटी हाईली स्टेज होती है एक मानसिक रोगों में। तो ये जब चेन चलती रहती है तो सुमित बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लग जाता है कि दोस्तों की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्ड आया, फैमिली की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्ड आया, मेरी समस्या कोई सुनना ही नहीं चाहता, मैं किसके साथ साझा करूं ताकि मेरी समस्या का निवारण हो सके। कहीं से भी उसकी समस्या का हल नहीं मिलने की वजह से उसके अंदर आत्महत्या वाले विचार आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अवसाद डिप्रेशन एक ऐसी समस्या जिससे हर कोई निपटना चाहता है, लेकिन अगर कोई इसके जंजाल में आ जाता है ना सर, मगर रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से वह इससे निकल ही नहीं पाता। गलत गाइडेंस उसको इस तरह सपोर्ट करती है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्महत्या सुसाइड करने पर अक्सर क्यों मजबूर हो जाते हैं लोग अवसाद में। दोस्तों, इसका एक मूल कारण मैं आपको बता रहा हूं कि अवसाद, तनाव, एंजाइटी, चिंता, अगर इन प्रोसेसों में कोई भी पेशेंट अगर जूझ रहा है तो उसके अंदर एक हेल्पलेस वाली फीलिंग, असहाय महसूस करना आदमी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। उसको ये लगने लग जाता है कि मेरे को 1% भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिलने वाला, और जब कहीं से उसको सपोर्ट नज़र नहीं आता वो सुसाइड करने पर तुल जाता है। दोस्तों, आज मेरा वीडियोस बनाने का मेन मोटो ये है कि अगर कोई भी डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला, मानसिक तनाव वाला अगर मेरी वीडियोस देखेगा तो वह मानसिक रूप से जागरूक हो जाएगा कि क्या क्या मूल कारण होते हैं आत्महत्या करने के। और मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा कि एंजाइटी और स्ट्रेस में लोग अक्सर आत्महत्या क्यों करते हैं और उसके पीछे का जड़ क्या है, उस पर अटैक करने हम जा रहे हैं। इसको कुछ इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए आपके आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा चोरियां होती हैं। चोरियां होने के बाद आपके गांव में भी ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि जागरूक रहो, सतर्क रहो, कृपया सावधानी से रहे और घर को सुरक्षित रखें। इस तरह का ढिंढोरा पीटा जाता है। और ढिंढोरा पीटने के बाद मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि उस रात आप बिल्कुल भी नहीं सोओगे, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ गई कि अगर मैं अच्छी तरह से सोता हूं तो क्या पता हमारे घर में भी चोरी हो जाए। आप सतर्क रहोगे और वो सारे काम करोगे जिससे आप सेफ महसूस कर सको। अपने घर के कुंडी दरवाजे अच्छी तरह बंद करोगे, कोई बाहर फालतू का सामान ना पड़ा हो ताकि उसका उठने का डर न हो, उसको सेफ रखोगे। अपनी सिक्योरिटी अच्छे तरीके से करोगे ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। ये क्या है सर? एक अवेयरनेस है ताकि चोरों से हम बच सकें। यही वीडियो बनाने का मकसद है। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस वजह से आत्महत्या आदमी करता है तो उसको एक प्रोसेस पता चल जाएगा कि अच्छा इस वजह से सुसाइड होता है, मैं नहीं करूँगा। उसको एक ऐसा विचार मिल जाता है जिसकी वजह से वो सुसाइड नहीं करता। और यही चीज़ हमें चाहिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घातक बीमारियों से बच सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक सुमित नाम का लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और देश की सबसे सर्वोच्च माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आता है। साथ के साथ 2-2.5 साल से वह एक रिलेशनशिप में भी था। उसकी लाइफ में व्यवस्थित चला हुआ था, मतलब उसका रिलेशनशिप अच्छा चला हुआ था, उसकी पढ़ाई भी बढ़िया चली हुई थी और हर क्षण उसका अच्छा बीत रहा था। उसको लगा था कि मेरी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है।
दोस्तों काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक मोमेंट उसकी लाइफ में ऐसा आया, एक छोटा सा तनाव उसकी लाइफ में ऐसा आया जो कि उसको आत्महत्या कर देने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़ करके किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। ये बात उसको पता चलने के बाद सुमित इस सदमे को झेल नहीं पाता, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि ये भी चीज़ मेरे साथ हो सकती है। वो लगातार जूझता रहा, कोसता रहा अपने आप को, लड़की को, कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया, उससे घटिया लड़की नहीं है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरा पूरा जीवन तबाह कर दिया, पूरा जीवन। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो उसको तनाव को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगी, प्लस उसको असहाय महसूस करवा रही है। क्योंकि एक छोटा सा मोमेंट है उसकी लाइफ में, ब्रेकअप मान लीजिए, और ब्रेकअप वो पूरी लाइफ में ऐड कर देता है। और जब पूरी लाइफ जब बंदे की खराब ही हो जाती है तो असहाय तो महसूस करेगा ही करेगा, जिसमें वो लगातार अपने तनाव को बढ़ाने लग जाता है। दोस्तों समय बीतता गया, परेशान होता गया, काफ़ी प्रयास किए कि लड़की मेरे टच में आ जाए, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिलने के बाद वह लगातार अपने आप को या फिर तनाव को बढ़ावा देना शुरू कर देता है। पूरे हाथ पैर मारने के बावजूद वह बीमार पड़ना शुरू कर देता है। मेंटली प्रेशर, मेंटली स्ट्रेस को वह डील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा तनाव में रहना शुरू कर देता है। अब तनाव इस हद तक पहुंचने लग जाता है जिसकी वजह से फिजिकली सिम्टम उसको महसूस होना शुरू हो जाते हैं। वो तनाव से बचने के लिए नशे का सहारा लेना शुरू कर देता है, लाइक ड्रिंक्स पीना शुरू कर देता है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारी की सारी चीज़ें उसका लाइफस्टाइल बन जाती है। जब ये चीज़ लगातार उसकी लाइफ में चलती रहती है, इसका इफेक्ट इसकी पढ़ाई पर भी दिखना शुरू हो जाता है। उसका और उसके दोस्तों का साथ छूटने लग जाता है, उसके रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। वह मैनेजमेंट नहीं कर पाता कि मेरे को अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता दिख रहा था, कुछ समय बाद सुमित अवसाद में तब्दील हो जाता है। अवसाद एक ऐसी स्टेज जब हम लगातार तनाव लेते रहते हैं, तो वो तनाव अब डिप्रेशन में शिफ्ट हो गया। अब जब तनाव कभी कभी आता था 15-20 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटे में, 5 मिनट में, अब वो 24 घंटे उसको सताने लग जाता है। इसी को हम अवसाद बोलेंगे। अब 24 घंटे उसको नेगेटिविटी फील होने लग जाती है, प्लस उसको नींद आना बंद हो जाती है। जब हम लगातार स्ट्रेस लेते रहते हैं, स्ट्रेस लेने के बाद हमारी नकारात्मक विचार की जो चेन हो जाती है, वो चेन इस कदर हमारे दिमाग में चलती रहती है जो हमें सोने नहीं देती। इसको हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, और ओवर थिंकिंग ही हमेशा इंसोमेनिया का शिकार बनाती है। उसने एक समय के बाद कोचिंग सेंटर पर जाना भी बंद कर दिया। जब एक्सट्रीम लेवल का जब डिप्रेशन होता है, उसमें पेशेंट अक्सर क्या करते हैं कि वह किसी से भी बातचीत नहीं करते और एक जगह पर कुंडी लगाकर कोने में बैठकर रोते रहते हैं, और अकेलापन उसका साथी बन जाता है। यही सुमित के साथ हुआ। सुमित कुंडी लगा करके अब अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर देता है और नशे का शिकार हो जाता है। लगातार अवसाद में रहने के कारण अब उसको फिजिकली सिम्टम भी महसूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लगातार नींद न आने के कारण उसको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है।
आंखों के नीचे काले घेरे बनना शुरू हो जाते हैं, उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, उसको कमजोरी महसूस होने लग जाती है और बात बात पर वह चिड़चिड़ापन महसूस करने लग जाता है। दोस्तों, जब यह सिलसिला उसकी लाइफ में चलता रहता है तो उसने एक समय ये लगा कि ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं शेयर करनी चाहिए, जो कि अक्सर डिप्रेशन वाले पेशेंट करते हैं। जब उसको ये लगना शुरू हुआ कि मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मेरे को किसी ना किसी की मदद लेनी चाहिए, तो उसने अपने दोस्तों को साथ जिक्र किया कि मेरे को लगातार स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता और मेरे को नींद भी नहीं आती। ये सब बात बताने के बाद उसके दोस्तों ने बोला कि यार तू बहुत ज़्यादा सोचता है, ये बेवजह सोचना बंद कर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कई बार अपने दोस्तों से ये बात साझा करने के बाद भी उनके दोस्तों का रिप्लाई उसकी अकॉर्डिंग नहीं आता, जिसकी वजह से वह हेल्पलेस फील करना शुरू कर देता है, असहाय। उसको ये लगना लग जाता है कि मेरे दोस्तों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बीमारी के बारे में। दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ उसको एक और सदमा देती है, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक समय बाद जब उससे कंट्रोल नहीं हो पाते ये फिजिकली और मेंटली सिम्टम्स, वह अपने घर पर जाता है 3-4 दिन के लिए और सारे के सारे परिवार के सामने अपनी शारीरिक व मानसिक समस्या के बारे में बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को लगातार तनाव रहता है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसके परिवार का रिप्लाई भी बिल्कुल सेम था कि यार तो बहुत ज़्यादा सोचता है, ऐसी तो कोई बीमारी ही नहीं होती, ये तो बहुत छोटी बात है, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये उलट पुलट ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये चीज़ जैसे ही सुमित के कानों में पड़ती है, ये दूसरा ऐसा फैक्ट था जो उसको असहाय महसूस करवा रहा है, और ये असहाय वाली जो फीलिंग है ये उसको डिप्रेशन को और भी ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जा रही है। ये सब सुनने के बाद अब उसको ये लगने लग जाता है कि मेरी बीमारी का शायद कोई इलाज ही नहीं, जैसा मेरे अंदर चल रहा है अब ये पूरी उम्र चलता रहेगा। ये सारी के सारी चीज़ डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा देती है। 6 महीने और ज़्यादा बीतने के बाद वह उस स्टेज में चले जाता है जहाँ पर मेरे हिसाब से किसी को नहीं जाना चाहिए। एंजाइटी में सुमित के साथ क्या होता है सर, पास्ट की चिंताएं और भविष्य में आने वाला डर उसको सताने लग जाते हैं। अब भविष्य में कुछ भी चीज़ अगर वो हासिल करना चाहता था तो उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि कभी ना मिली तो। पास्ट की चिंताएं उसको सताने लग जाती हैं कि मेरी वजह से मैंने कुछ गलतियां की थी, तभी तो मेरे को छोड़ के चले गई, मैं ही बेकार हूँ। वह अपने आप को कोसना शुरू कर देता है पास्ट की चिंताओं के माध्यम से। भविष्य का डर ये था कि यार अगर मैं यूपीएससी में पास नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप मेरे को क्या बोलेंगे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, मैं फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा, ये नौकरी मेरे को नहीं मिली तो ये हो जाएगा। मतलब भविष्य की चिंता उसको सताने लग जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स एंजाइटी के होते हैं, और एंजाइटी हाईली स्टेज होती है एक मानसिक रोगों में। तो ये जब चेन चलती रहती है तो सुमित बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लग जाता है कि दोस्तों की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्ड आया, फैमिली की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्ड आया, मेरी समस्या कोई सुनना ही नहीं चाहता, मैं किसके साथ साझा करूं ताकि मेरी समस्या का निवारण हो सके। कहीं से भी उसकी समस्या का हल न मिलने की वजह से उसके अंदर आत्महत्या वाले विचार आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसको फील हो रहे थे, उसको लग रहा था कि ये मैं पूरी उम्र नहीं झेल सकता, क्योंकि बहुत ही गंदी फीलिंग्स और बहुत ही नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। उसको पेशेंट ज़्यादा टाइम तक झेल नहीं पाएगा, उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है
लेकिन सहारा उसको मिल नहीं रहा था और सहारा नहीं मिलने की वजह से वह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन कोई ना कोई चीज़ उसको रोक देती है कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ बन के दिखाना है ताकि मैं एक स्टैंड ले सकूँ। और ये सारी स्टेटमेंट्स उसको आत्महत्या करने पर रोक देती है। सिम्टम इस कदर फेल होते रहते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एक दिन वो हार थक करके एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को अपनी सारी समस्याएं बताने लग जाता है। साथ के साथ रोना भी शुरू कर देता है कि सर, मेरे को स्ट्रेस होता है, मेरे को एंजाइटी होती है, मेरे को डिप्रेशन होता है, और जिसकी वजह से ना मैं अपने प्रेजेंट पे फोकस रख पा रहा, मेरे को अक्सर भविष्य की चिंता होती रहती है, मेरे को ये सारी चीज़ खाई जाती है, मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकलना है। एक डॉक्टर को भगवान मान करके वह वहाँ पर जाता है, जिसके बाद ये सारा का सारे सिम्टम्स डॉक्टर सुन करके उसको 3 से 4 मेडिसिन प्रेफर करता है, जिसमें होती है SSRI प्लस नींद की। SSRI क्या करती है सर? उसको जो सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपको कुछ क्षण तक खुशी महसूस कराएगा। ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, लाइफ में सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ बढ़िया है। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर मेडिसिन खाने के बाद फील होगी। SSRI के मेडिसिन देता है प्लस नींद के, कि थोड़ी सी खुशी महसूस करने के बाद उसको नींद की गोली लेकर के वो चैन की नींद सो सके। कुछ समय बाद वह गोलियां खाने के बाद वह फिर उसी अवस्था में आ जाता है जैसा वह पहले था, क्योंकि मेडिसिन आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 2 से 4 घंटे लास्ट आपको रिलीफ देगी कि ताकि आपको फिजिकली और मेंटली सिम्टम ना हो। लेकिन ये 2 से 4 घंटे के बाद फिर वो उसी डिप्रेशन वाली अवस्था में आ जाता है। दोस्तों, कोई भी ऐसी मेडिसिन धरती पे नहीं बनी है जो आपके डिप्रेशन को ठीक कर सके। डिप्रेशन होता है सर तनाव से, और तनाव बढ़ता है हमारा विचारों से। अगर हम विचारों को गलत करेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे। अगर हम विचारों को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। मेडिसिन हमारे विचारों को नहीं बदल सकती, सिर्फ और सिर्फ रिलीफ दे सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही सुमित इस प्रोसेस से गुजरता है, उसको ये लगने लग गया अब मेरा इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ना फ्रेंड्स के पास, ना फैमिली के पास, ना ही डॉक्टर के पास। क्योंकि डॉक्टर की जैसे ही मेडिसिन खाता हूं तो अच्छा लगता है, कुछ समय बाद फिर वैसा ही फील होने लग जाता है, और भी ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद सिम्टम फील होने लग गए। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ, एलोपैथी मेडिसिन अक्सर 4 बीमारी एक्स्ट्रा देती है। तो सुमित को अब ये लगने लग जाता है मेरा इलाज अब कहीं नहीं होने वाला है, क्यों ना मैं अब एक ऐसा क्षण उठाऊं कि ये सारा का सारा किस्सा खत्म हो सके। दोस्तों, अब सुमित के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैं आत्महत्या करके अपने इस जीवन को यहीं पर समाप्त कर दूं, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान यही है और मैं इसी फीलिंग्स के साथ नहीं जी सकता। वो इस चीज़ को परमानेंट मान करके सुसाइड कर लेता है। और यही एकमात्र रीज़न है डिप्रेशन में सुसाइड करने का, कि जब लोग हेल्पलेस फील करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, उसको लगने लग जाता है कि कहीं से मेरी मदद नहीं होने वाली, तो वह ऐसा कदम उठाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 26.4 करोड़ एट प्रेजेंट डिप्रेशन पेशेंट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में।
और इसी आंकड़े के आधार पर 7.5 इसकी जनसंख्या करीबन 2.25 करोड़ हमारे भारतीय हैं। 20,64,033 मौतें 2021 में दर्ज की गई है। ये सारे के सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। ये वो मरीज थे जिनको अपने स्ट्रेस या मानसिक लक्षण अपने डील ही नहीं करने आए। किसी न किसी हेल्पलेस असहाय ये इन्होंने महसूस किया। इनको लगा कि मेरा इलाज ना तो कहीं होने वाला, ना कोई मेरी मदद करने वाला। दोस्तों, तभी तो बोला जाता है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के साथ आप आहिस्ता से पेश आओ, उसके साथ परमानेंट रहो ताकि वह गलत कदम ना उठाए। क्योंकि डिप्रेशन में हमारी थिंकिंग ब्रेक हो जाती है, फ्रेश माइंड हमारा नहीं रहता। हमारे को भविष्य की चिंता, पास्ट की चिंता और भविष्य का डर, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें लगातार सताते रहते हैं और यही चीज़ हमें आत्महत्या करवाने पर उतारू कर देती है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण मैंने आपको बताए जिसकी वजह से हम सुसाइड करते हैं। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स खासकर ये चीज़ सुन लीजिए, इन चीज़ों को आपको परमानेंट नहीं लेना है। अगर सही दिशा में आप मेहनत करोगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी का मैक्सिमम स्टेज है, आप साल के अंतराल में ठीक हो सकते हो। बस ज़रूरत है एक सही दिशा की, कि आप उस सही दिशा का इस्तेमाल करके डिप्रेशन से बाहर आ सको। कई बार सही दिशा न मिलने की वजह से हम डिप्रेशन हमारे अंदर बना रहता है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को परमानेंट मान करके गलत डिसीजन उठा बैठते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।